द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा पहचान एक शैक्षणिक अध्ययन शास्त्र एवं क्रियाशील सरकार दोनों ही रूप में सदैव संवाद एवं विवाद के विषय रहे हैं। मार्क्स के आशंकाओं के विषय में कहा है, लोक प्रशासन इतना व्यापक हो गया है और सीमांत समस्याओं में अपने को इतना उलझा चुका है कि एक अध्ययन के मान्य केंद्र के रूप में इसके पूर्णतः विलुप्त हो जाने का संकट खड़ा हुआ है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं: व्यापक दृष्टिकोण ब्रॉडर व्यू, संकुचित दृष्टिकोण नैरो व्यू, पोस्ट कोर दृष्टिकोण पोस्ट कोर व्यू, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आइडियलिस्टिक वेलफेयर व्यूज। ब्रॉडर व्यू। कुछ विद्वान जैसे एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, सिमोन आदि ने लोक प्रशासन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण के अनुसार शासन सरकार के 3 अंगों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से संबंधित है। प्रोफेसर वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। इसी प्रकार मार्क्स ने भी व्यापक अर्थों में प्रशासन की परिभाषा की है। उनके शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। विलोबी ने भी लिखा है, अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों को वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। निग्रो ने लोक प्रशासन की अधिक व्यापक रूप से व्याख्या करता है। उसके अनुसार लोक प्रशासन लोक समाज में सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका और इन तीनों के परस्पर संबंध शामिल हैं। लोक प्रशासन समाज की सेवा करने के क्रम में निजी समूहों और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीति प्रक्रिया का अंग है। नीति निर्धारण आज के लोक प्रशासन का अभिन्न अंग है। पहला दायित्व प्रशासकों का यह है कि वे नीति संबंधी मामलों में मंत्रियों को सलाह दें और चूंकि वे अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं अतः उनकी सलाह आमतौर पर मान ली जाती है। दूसरे, नीति संबंधी निर्णयों के कार्यान्वित करने में लगे होने के बावजूद प्रशासकों को अनिवार्यतः विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और स्तरों पर सहायक नीति का भी निर्धारण करना होता है। तीसरे, सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों में आज अधीनस्थ विधायक प्रशासकों की महत्वपूर्ण गतिविधि है। अतः आज के युग में नीति और प्रशासन अलग अलग नहीं है। अर्थात लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उच्च लोक सेवा के अधिकारी नीति निर्माण में भी लगे रहते हैं, परंतु अनेक अन्य विद्वानों के अनुसार व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अध्ययन अव्यावहारिक है, क्योंकि ऐसा करने से लोक प्रशासन का क्षेत्र अस्पष्ट हो जाता है। नैरो व्यूज में क्या लिखा गया है कि कुछ विद्वानों जैसे सिमोन, लूथर, गुलिक आदि ने संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है। सिमोन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन
क्रियाओं से हैं जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती हैं। लूथर गुलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। संक्षेप में, लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती हैं। कार्यरत कार्यप्रणाली का अध्ययन, स्टडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन एक्शन। लोक प्रशासन में कार्यपालिका से यहाँ तात्पर्य केवल असैनिक कार्यपालिका से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्यपालिका की उन समस्त असैनिक क्रियाओं से संबंधित रहता है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यथार्थ में राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय प्रत्येक प्रकार के प्रशासन के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी रहती है। सामान्य प्रशासन का अध्ययन। लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित रहता है। उसके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियों, लक्ष्य निर्धारण, प्रशासन के ऊपर निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण आदि शामिल है। संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। लोक प्रशासन इसका भी अध्ययन करता है कि विभिन्न प्रशासकीय क्रियाओं को सुचारू करने के लिए सेवाएं किस प्रकार संगठित की जाएं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में असैनिक सेवाओं के विभिन्न सूत्रों, उसके संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों का व्यापक अध्ययन करते हैं। सेवी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों की भर्ती, परीक्षण, सेवाओं की दशा, अनुशासन, कर्मचारी संघ आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। इसकी परिधि में विधि, सामग्री की खरीदारी, उसे स्टोर करना और कार्य करने के यंत्र तथा साज सज्जा आदि समस्याएं भी सम्मिलित हैं। वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। लोक प्रशासन के अंतर्गत बजट, करारोपण और वित्त से संबंधित अन्य प्रश्नों का भी समुचित अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी और अकाउंटेबिलिटी। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है। प्रशासक स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते। वे जनता के विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं, इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा नंबर पे है पोस्ट कोर व्यू। क्या लोक प्रशासन का संबंध मात्र सरकार की कैसे से ही है? कैसे का अर्थ है प्रक्रिया या प्रक्रियाएं। लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। पोस्ट कोर को मुख्यतः लूथर गुलिक ने अपनाया था। उसके पहले उर्विक हेनरी फ्यूल ने भी अपनाया था, परंतु सुव्यवस्थित रूप से नहीं। यह अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। वे शब्द इस प्रकार हैं। पी प्लानिंग, योजना बनाना। ओ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था। डी डायरेक्शन, निर्देशन करना। सीओ कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। आर रिपोर्टिंग, रपट देना। बी बजटिंग, बजट तैयार करना। विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि लोक प्रशासन में इन्हीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत संगठन का कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजटीय प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है।
लोक कल्याणकारी आदर्शवादी विचारधारा। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में प्रोफेसर एल.डी. वाइट द्वारा प्रतिपादित एवं समर्थित विचारधारा को आदर्शवादी विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा को लोक कल्याणकारी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसका संबंध जनता के कल्याण से है। क्योंकि इसका संबंध जनता के कल्याण से है। इसके अनुसार कल्याण में जितने कार्य किए जाएं सभी लोक प्रशासन का विषय बनाया जा सकता है। जनता की तमाम इच्छाओं की पूर्ति करना आदर्श है, इसलिए यह आदर्शवादी विचारधारा भी है। इसकी कुछ आलोचनाएं की गई है। इसकी आलोचना इस प्रकार है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित चार विचारधाराओं में कुछ न कुछ कमियां हैं। जहाँ तक सीमित विचारधारा का सवाल है तो यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार के केवल एक अंग से छोड़ करके इसे बहुत ही संकुचित कर दिया है, जो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोक प्रशासन की कार्य एवं प्रक्रिया सरकार के अन्य अंगों से भी प्रभावित होती है। इसलिए संकुचित विचारधारा को सही नहीं माना जा सकता। पोस्ट कोर विचारधारा को लोक तथा निजी प्रशासन दोनों में ही समान रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पोस्ट कोर विचारधारा पर अमल करना सही नहीं है। तुलनात्मक रूप से व्यापक विचारधारा को भले ही सही माना जाए, परंतु लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार के तीनों अंगों से समान रूप से संबद्ध करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत उलझनों का जन्म होगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी विचारधारा भी आलोचनाओं से परे नहीं है। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित विचारधाराओं के समीक्षाओं के वर्णन के बाद निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि इसमें व्यापक विचारधारा की तुलनात्मक रूप से में सही है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे भी संशोधित रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में, लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों की रचनाओं तथा प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन तो किया जाए, लेकिन सबसे अधिक कार्यपालिका शाखा से संबंधित अध्ययन पर बल दिया जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। धन्यवाद।